Hello physios, I welcome you all to our channel फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। के अंदर आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हमारा बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और काफ़ी सारे आज हम लॉस की बात करेंगे जिनको यूज़ करेंगे हम, और उन लॉस को हम काफ़ी मोडेलिटीज़ की डोसेज के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे यूवी रेस या आईआर रेस को जब हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये लॉस बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होंगे। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको हमने एक ऑर्डरली सीक्वेंस में अरेंज किया है। जैसे ये देखो, ये मैंने क्या किया है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल एंड आईआर रेज को हमने और रेडियो वेव्स को हमने लिखा है। अब इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज। फॉर एग्जांपल दिस इज 0.1 पिकोमीटर एंड पिकोमीटर होता है 10 टू पावर -12। और यहाँ पर देखो 100 किलोमीटर, देन ऑब्वियसली इधर को क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि इधर को क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यानी कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी हैव अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच आर अरेंज्ड in such a way that when we move from left to right there is an increase in wavelength, and when we move from the left to the right to the left there is an increase in frequency। अब ये वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आइए जरा हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? क्या तो हम इनको वैसे पढ़े जैसे हम 12th क्लास में पढ़ते थे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, या जैसे यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है और एक यहाँ पर बनेगी, इसके और इसके बीच में। लेकिन इसके साथ साथ वेवलेंथ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ वेव। देखो ये मैंने वेव पे ये पॉइंट ले लिया एंड द सेम पॉइंट ऑन द अदर वेव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या है? हमारा एक तरीके से वेवलेंथ ही है। जैसे हमने ये एक पॉइंट लिया और ये ले लिया, फिर मैं ये भी और ये भी ले सकता हूँ। यानी कि एक जैसे कोई भी दो पॉइंट लो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस between a point on a wave and an exact similar point on the next wave. It is called the wavelength। और अलग-अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की अलग-अलग क्या होगी? वेवलेंथ होगी। फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेवलेंथ को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, लैम्डा, और इसको फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, या आप सेकंड यूज कर सकते हो कि कितनी वेव, कितनी कंप्लीट वेव एक पॉइंट से एक सेकंड में पास हो रही है, वो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एक बात देखना, वेलोसिटी। अब देखो ये सब की सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इन सब की जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यानी कि गामा रे की, एक्स रे की, यूवी की, विजिबल की, आईआर की, सबकी क्या है? एक ही स्पीड है। वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस कहाँ पर है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा नहीं याद रखना, लेकिन हमें वेवलेंथ को काफ़ी ज़्यादा हमने
यूज करना है तो इनकी कुछ वैल्यू को आइए देखते हैं। जैसे गामा रेज जो है वो लगभग 0.1 पिकोमीटर दैट इज 10 की पावर -12 के आसपास होती हैं। एक्स रेज आर अबाउट 100 नैनोमीटर दैट इज 10 टू पावर -9। और फिर है हमारा अल्ट्रावायलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज करेंगे यूवी 10 टू 400 नैनोमीटर। विजिबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है 400 टू 750। और उसके बाद है हमारा IR है 750 नैनोमीटर से 4 mm और रेडियो वेव है 0.1 mm से लेके 100 किलोमीटर तक। ये बहुत बड़ी वेवलेंथ की वेव है, यानी कि सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की, सबसे छोटी कॉस्मिक की। क्लियर वेवलेंथ। अब अगर फ्रीक्वेंसी करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। ठीक है, अब हमने ये एक चीज देखनी है। अब मान लो ये एक वेव है दैट इज वेव ए और अब ये है दूसरी वेव बी। इन्होंने ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस मान लीजिए, इस डिस्टेंस को कवर करना है इन अ यूनिट टाइम, एक ही डिस्टेंस है, इन्होंने उसको कवर करना है। अब वेलोसिटी तो सेम है, जितनी स्पीड से ये जाएगी उतनी स्पीड से ये जाएगी, यानी कि here the difference is only that the as we know that both the wave have same velocity, यानी कि टाइम टेकन तो बराबर रहेगा। और लेकिन फर्क क्या है कि जो बड़ी वेवलेंथ वाली है वो कम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये एक ही वेव बनी एक तरीके से। अब लेकिन यहाँ देखो कितनी छोटी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज्यादा है, यानी कि द वेव विच हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ हैव अ शॉर्टर फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वाइस वर्सा। क्लियर। तो ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं कुछ लॉस जिनको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन। लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन, इसका मतलब ये लॉस बहुत सिंपल है, हमने बस इनको समझना है और कुछ नहीं करना। लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR रेज, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट पाथ में जाती हैं। कहां से जाती हैं, ये स्ट्रेट पाथ में जाती हैं। कब तक, until and unless they are encountered by a surface or a medium, यानी कि ये सब वेव है जो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। कब तक जाएगी, जब तक इनको सामने कोई अगला या अलग सरफेस या अलग मीडियम ना मिले। अब आप पूछोगे कि अगर कोई सरफेस या मीडियम आ गया तो क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन अगर कोई आपसे पूछे आप क्या कहोगे, द लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज UV रेज, IR रेज एंड रेडियो वेव्स they travel in a straight line until and unless they are encountered by a surface or a medium। अब आगे चलो, अब तो अगर ये किसी सरफेस पे आए, और वो सरफेस में कौन सा कह रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग, तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली। देखो एक लॉ से आगे दो चीजें निकलेंगी। अब अगर तो कोई आया मीडियम, क्या आया कोई मीडियम, तो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, सिंपल। और रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, दिस यू नो वेल। अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या है, whenever an electromagnetic wave comes and strikes to a shiny surface or a reflecting surface, वो क्या हो जाती है, it get reflect back। और इसके जो तीन चीजें हैं वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। और दूसरा क्या है, ये देखो ये डायग्राम बनाते हैं, चलो ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये आया एंगल ऑफ, ये आई इंसिडेंट रे और ये गई हमारी रिफ्लेक्टेड, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल। और जो तीन हमारे मेन पॉइंट है वो क्या है,
angle of the reflection take place in such a manner that angle of incidence is equal to angle of reflection, ये है पहला। फिर लिखते ना कि the normal to the surface lie at a perpendicular to the surface, और तीसरा क्या है, the incidence, normal and reflected ray all three lie in a same plane, ये एक ही प्लेन में बात हो रही है। सिंपल रिफ्लेक्शन का ये काम होगा। अब इसका जो थेराप्यूटिक यूज है वो है, जैसे हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, एग्जांपल इसमें लिख देना आप, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहां पर, इन आईआर। जब हम आईआर रेस को पढ़ेंगे इंफ्रारेड के बारे में, तब वहां पर हमें कुछ एक ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर देखेंगे। उससे क्या होगा, जैसे ये मान लो आईआर का एक सोर्स है, ये यहाँ को इधर को भी कुछ आईआर दे रहा है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी। ये क्या करेगा, इन सबको रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये कंसंट्रेट यानी कि इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे नहीं पड़ेगी, बल्कि ये पैरेलल वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, आईआर ज़्यादा कंसंट्रेशन पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको ये लिमिटेड और द रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक डोज में इसका एप्लीकेशन करना होता है। तो रिफ्लेक्शन को हम कहाँ यूज करेंगे, आईआर रे की आईआर रे में जब हम एप्लीकेशन करेंगे वाया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन भी आप जानते हो, मान लीजिए ये है हमारा वाटर, क्लियर, ये आ रही है हमारी, ये रही, चलो हमारी पहले नॉर्मल बनाई हमने, क्या बनाई, नॉर्मल बनाई। अब ये आई हमारी इंसिडेंट वेव। अब आपको तो पता ही है कि ये है एयर, ये है वाटर, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। अब एयर का जो डेंसिटी है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, दैट इज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और आप जानते हो कि रेयर टू डेंस जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि इधर जाने की बजाय ये कुछ इधर चल जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर जो लॉ एक और यूज होता है, इट इज द स्नेल्स लॉ, which state that n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, where n1 and n2 are the refractive index, air का refractive index n1 and water का क्या है n2। देखो कितना सिंपल है, इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब देखो कहाँ पर कहानी शुरू हुई थी, लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन, जिसमें क्या था कि भाई जो वेव है वो सीधा सीधा जाएगी, कब तक, जब तक सामने दो रुकावट ना आ जाए। पहली रुकावट आई, कुछ सरफेस था शाइनी वाला, तो क्या रिफ्लेक्शन, उससे ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक चल पड़ा। फिर क्या कहा, कोई मीडियम आ गया तो वो उसमें चली जाएगी, यानी कि ट्रांसमिशन होगी थ्रू दैट मीडियम, तो रिफ्रैक्शन, इसमें हमने स्नेल लॉ पढ़ा। ऑल्दो ये चीज आपसे स्नेल लॉ इतना आपसे अच्छे से नहीं पूछा जाएगा, आपको एक जनरल रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये चीज कहाँ यूज होती है, इनका जो यूज है वो है हाइड्रोथेरेपी में। हाइड्रोथेरेपी में क्यों भाई, ऐसा क्या है, जैसे कि जब हम हाइड्रोथेरेपी में पूल में एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, तब हमको जो क्या है, जो रिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का एक अपेरेंट पोजीशन दिखता है, यानी कि स्टेप्स वगैरह थोड़ा सा हमें रियल से अलग दिखता है कि ये स्टेप इतनी ऊंचाई पे है, लेकिन वो कुछ थोड़ा डिफरेंट निकलता है वो चीज़। या जब हम अल्ट्रासाउंड में हम पढ़ेंगे, जब हम अल्ट्रासाउंड में वाटर को एक कपलिंग मीडिया यूज करें, यानी कि हम वाटर बाथ मेथड के साथ क्या करें, अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करें, तब भी हमें थोड़ा, मान लो आपने मेरे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड लगानी है किसी बोनी प्रोमिनेंस पे, तो मैंने उसको डाला उसमें एक वाटर के उसमें डाला, हमने एक क्या कहते हैं टैंक से में छोटा सा हमने क्या लिया, एक टब लिया, मान लो टब टाइप कुछ लिया हमने, इसमें यह वाटर भरा, उसमें मैंने ऐसे हमारा हैंड डाला, तब आप यहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड लगाओगे तो आपको मेरी बाजू का भी क्या एक अपेरेंट पोजीशन दिखेगा वाटर कंटेनर में, है ना। तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एक देखना पड़ता है कि यस
रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लिनिकली ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इजी है, लेकिन ये चीजें पूछी जाएंगी दैट वेयर वी यूज रिफ्लेक्शन, वेयर वी यूज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ गवर्निंग रेडिएशन। ये लॉस तो पक्का पूछे जाते हैं। लॉस आज मैं अभी 2-3 और करवाऊंगा, वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब, चलिए अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे गिरी, ये कुछ कुछ अब्जॉर्ब भी होगा। उस अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कितना अब्जॉर्प्शन होगा और वो कैसे पता चलेगा हमें कि दैट अ पर्टिकुलर वेव दैट समबडी विल आस्क विल अल्ट्रावायलेट रेज हैव मोर अब्जॉर्प्शन और आईआर, तो ऐसे हमको ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास जो लॉ आता है वो है, अब्जॉर्प्शन के लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रोथस। क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ ग्रोथस या ग्रोथस लॉ। इट स्टेट्स दैट द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन अ सरफेस डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ, नेचर ऑफ मीडियम, अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन चीजों पे क्या करेगा? हमारा जो अब्जॉर्प्शन है डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ, नेचर ऑफ मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन तीन चीजों पर हमारा जो अब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा, जो हमें किसने बताया? लॉ ऑफ ग्रोथस या ग्रोथस लॉ। अब इसमें से ही अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो इसके लिए अलग लॉ बना। क्या कहा मैंने? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कितनी होगी या अब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी? इट इज गिवन बाय लॉ ऑफ ग्रोथस, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, नेचर ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को लेकर क्या बना? एक लॉ बना, दैट इज कोसाइन लॉ। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, मान लीजिए अब ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, इसके ऊपर नॉर्मल ये रहा, इसके ऊपर नॉर्मल ये रहा, और जो भी हमने एंगल देखना है वो हमने नॉर्मल के विद रिस्पेक्ट ही देखना है, दैट इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए, अब हमारा एक पहला है ये कि ये ऐसे गई है वेव, पहली ऐसे और ऐसे, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। अब एक ये केस है, यहाँ पर कुछ वेव ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। और कोसाइन लॉ क्या कहता है? दैट द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड अपॉन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड वेव। सरफेस और वेव के बीच में क्या एंगल है? अब अगर यहाँ पर देखें cos 90 डिग्री, वो कितना है? 0 होता है, लेकिन cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, यहाँ पर मिनिमम अब्जॉर्प्शन। यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होगा दैट एट विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट यू विल गेट द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी और आईआर। यानी कि जब हम यूवी लैंप या आईआर लैंप को यूज कर रहे हैं कि हम लैंप को कैसे प्लेस करें जिससे जो अब्जॉर्प्शन हो बहुत ज्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम हो। वी विल प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वहां पर क्या है? सरफेस के साथ एंगल देखो, ये है सरफेस हमारा और उसके साथ तो ये पैरेलली चली गई, गुजर गई ऐसे करके, यहाँ पर तो स्ट्राइक ही नहीं की, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल और इसका एंगल कितना था? 90, तो ये बना cos 90 0। यहाँ पर तो देखो सरफेस के ऊपर एकदम आके ऐसे गिर रही है वेव, तो आराम से ये अंदर पेनिट्रेट करके जाएगी और अब्जॉर्प्शन होगी अच्छी, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री, दैट इज व्हेन द वेव्स आर फॉलिंग ऑन द सरफेस परपेंडिकुलरली, द अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। इसके बाद एक और छोटा सा लॉ हमारे पास आता है विच इज, वो इसके रिलेटेड नहीं है। वो क्या है?
अब क्या कहा कि अब हमने जो अब्जॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो भी पढ़ लिया, और उसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्पेशली कोसाइन लॉ में पढ़ा। अगला जो लॉ है वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा आज का लास्ट लॉ है, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म। अब इसमें क्या है, द लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which are emerging from a point source vary inversely with the square of the distance from the point source and the point of application। यानी कि जो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर। यानी कि अब मैं अगर एक ये पॉइंट लूं और यहाँ पर हमारा सोर्स है, यहाँ पर जो वेव निकल रही है वो कुछ ऐसे है, मान लो ये है 1 मीटर, एक मिनट इसको ऐसे बनाएंगे सच दैट दिस इज मान लो 1 मीटर एंड दिस इज अगेन अनदर 1 मीटर, दैट इज यानी कि ये 2 मीटर हो गया। अब क्लियर। अब ये क्या है हमारा सोर्स। अब क्या कहा, अब जहां पर तो 1 मीटर है वहां पर ये इतना एरिया कवर कर रही है, जहां पर 2 मीटर है वो इतना एरिया कवर कर रही है, लेकिन जो नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं वो तो उतनी ही है। यहाँ से कितनी वेव निकली, मान लो 10 वेव निकली, यहाँ पर 10 वेव कितने एरिया में है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, 1 into 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर में। यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर में 10 वेव्स, और यहाँ पर ये 2 मीटर हो गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड 2 2 4, दैट इज यहाँ पर कितना है 4 मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी वेव है, 10 वेव है। अब आप खुद ही बताओ यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा क्या कम, यहाँ पर कम, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर में 10 वेव्स, और वही 10 वेव्स को जब हम 4 मीटर स्क्वायर एरिया में लेंगे तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम होगी। सो दिस इज ओनली द इनवर्स स्क्वायर लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर। तो ये था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम इसका अगर यूज देखें, इसका यूज जैसे हम देखें, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम मान लो इसका जो यूज है वो है यूवी और आईआर में, कि जब हम दूर रख रहे हैं लैंप को तब हम कम इंटेंसिटी दे रहे हैं पेशेंट को, यानी कि एक तरीके से डोजीमेट्री में इसका बहुत अच्छा रोल है। और जब पास रख रहे हैं तो ऑब्वियस है उसके कम एरिया में ज़्यादा वेव आ रही है, यानी कि इंटेंसिटी रिलेटेड डोज की जो कैलकुलेशन है वो इस पे डिपेंड करती है। क्लोजर द लैंप मोर इज इंटेंसिटी, farthest is the lamp lesser is the intensity। Okay, so this was today's lecture in which we study about the electromagnetic spectrum and its wavelength, frequency along with its velocity, that is speed of light 3 into 10 की power 8 meter per second। After that we came to know about the law of governing radiance, law of governing radiation की सारी वेव सीधी जाएंगी कब तक, जब तक सरफेस या मीडियम ना आए। सरफेस आया तो रिफ्लेक्शन, मीडियम आया तो रिफ्रैक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रोथस लॉ की जो अब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, नेचर एंड एंगल ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग से क्या लॉ आ गया, कोसाइन लॉ, कि अगर तो एंगल क्या है 90 डिग्री, एंगल क्या था 90 डिग्री, ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, अगर तो एंगल है 90 डिग्री दैट इज वेव इधर को और नॉर्मल इधर को, तब क्या था अब्जॉर्प्शन है नहीं, मिनिमम अब्जॉर्प्शन दैट इज 0। और जब वो सरफेस के साथ ऐसे गिर रही है दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड द नॉर्मल इज 0, देयर वाज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। फिर हमने लास्ट में पढ़ा इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। ओके, सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। थैंक यू टू वन एंड ऑल।